जय हिंद दोस्तों, मैं नदीम। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे चैनल एडवेंचर क्लासेस में। और हम पढ़ रहे थे अशोक के अभिलेखों के बारे में। देखिए यहाँ पर मैंने जो आपका पोर्शन बचा हुआ है, ठीक है, उसको कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर मैंने शिलालेख लिखे हैं, यहाँ पर मैंने संबंधित तथ्य लिखे हैं। ठीक है, ये जो आपके शिलालेख हैं, ये कौन से शिलालेख हैं? तो जो आपके 14 बृहद शिलालेख मैंने आपको बताए थे वही हैं। अब उनमें से जो भी इंपॉर्टेंट हैं, आप चाहे कोई भी परीक्षा देते हो, आपको भैया 14 के 14 नहीं पढ़ने हैं, जो इंपॉर्टेंट है उन्हीं को पढ़ना है। अब आपकी पेट परीक्षा के लिए इसमें से कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं उनको मैं मार्क करता हुआ चलूंगा। जैसे एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि अशोक ने अपने कौन से शिलालेख में पशु बलि की निंदा की है, या आपसे पूछेगा कि अशोक ने अपने कौन से शिलालेख में भेरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा की। ठीक है, तो आपको बताना होता है। तो पहला वाला आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहला वाला इंपॉर्टेंट है। पहले वाले में अशोक क्या बोलता है? वो बोलता है मैं पशु बलि की निंदा करता हूं। ठीक है, और क्या बोला? सभी मनुष्य मेरी संतान की तरह है। ठीक है, एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि अशोक ने अपने कौन से शिलालेख में यह बोला कि सभी मनुष्य मेरे संतान की तरह हैं, या अशोक ने अपने कौन से शिलालेख में पशु बलि की निंदा की है, तो वो आपका कौन सा हो जाएगा? पहला हो जाएगा। दूसरे में क्या बोला इसने? मानव चिकित्सा, पशु चिकित्सा एवं लोक कल्याणकारी कार्य। ठीक है, यानी जो दूसरा शिलालेख है अशोक का, जो दूसरा शिलालेख है, तो उसमें इसने क्या किया भैया? मानव चिकित्सा, पशु चिकित्सा और लोक कल्याणकारी कार्यों की चर्चा की है। ठीक है, और साथ ही साथ क्या है इसने? चोल, पांड, सतीपुत्र एवं केरल पुत्र। केरल पुत्र का मतलब क्या है? चेर भी बोलते हैं इन्हें, की चर्चा। वो आपसे पूछता है कि अशोक के कौन से शिलालेख में चोल, पांड, सतीपुत्र एवं केरल पुत्र यानी चेर की चर्चा की गई है। ठीक है, तो वो आपका दूसरा शिलालेख है। मानव चिकित्सा के बारे में किसमें बताया गया है? दूसरे शिलालेख में। पशु चिकित्सा के बारे में किसमें बताया गया है? दूसरे शिलालेख में। लोक कल्याणकारी कार्यों के बारे में किसमें बताया गया है? दूसरे शिलालेख में। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब आपका जो तीसरा है, तीसरे में क्या है? राजकीय अधिकारियों। कौन से अधिकारी? युक्त, रज्जुक और प्रादेशिक को हर 5वें वर्ष दौरा करने का आदेश। यानी हर 5वें वर्ष ये क्या करेंगे भैया? इंस्पेक्शन करेंगे। ठीक है, इंस्पेक्शन करेंगे। आपसे क्वेश्चन क्या पूछता है? युक्त, रज्जुक और प्रादेशिक। ठीक है, युक्त, रज्जुक और प्रादेशिक किसके राजकीय अधिकारी थे? तो वो अशोक के राजकीय अधिकारी थे, और इनकी चर्चा अशोक ने अपने तीसरे शिलालेख में की है। चौथा वाला इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चौथा वाला इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है? भेरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा। ठीक है, पहले ये भेरी घोष करता था यानी लड़ाई वगैरह करता था, उसके बाद क्या है इसने भैया? लड़ाई वगैरह छोड़ के क्या करने लगा? धम्म घोष करने लगा। अब 5वें में क्या है? 5वें में बताया गया है कि धम्म महापात्रों की नियुक्ति के विषय में जानकारी। आपसे वो पूछेगा कि अशोक के कौन से शिलालेख में धम्म महापात्रों की नियुक्ति के विषय में जानकारी मिलती है, क्योंकि पहले ये भैया भेरी घोष करता था, तो ये जो सैनिक है, बलशाली सैनिक है, उनकी नियुक्ति करता होगा। लेकिन अब क्या कर रहा है? अब ये धम्म घोष कर रहा है, तो धम्म की चर्चा के लिए है ना, धम्म का प्रचार प्रसार करने के लिए अब ये महापात्रों की नियुक्ति करेगा। तो ऐसी जानकारी कहां से मिलती है? इसके 5वें शिलालेख से मिलती है। या वो आपसे पूछेगा कि मौर्यकालीन समाज एवं वर्ण व्यवस्था का उल्लेख अशोक के कौन से शिलालेख में देखने को मिलता है? तो वो 5वें शिलालेख में देखने को मिलता है। 8वां इंपॉर्टेंट है इसका, सम्राट की धर्म यात्राओं का वर्णन। वो आपसे पूछता है कि अशोक की धर्म यात्राओं का वर्णन अशोक के कौन से शिलालेख में देखने को मिलता है? तो वो 8वें शिलालेख में देखने को मिलता है। साथ ही साथ ये देखिए, ये जो है अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष कहां गया था? ये बोध गया था। और 20वें वर्ष कहां गया था? ये लुम्बिनी गया था। तो बोध गया के भ्रमण का उल्लेख हमें कौन से अशोक के कौन से शिलालेख में देखने को मिलता है? वो 8वें शिलालेख में देखने को मिलता है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, मैं इसे बोलूंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, कई सारी परीक्षाओं में पूछा हुआ प्रश्न है आपसे कि कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के कौन से शिलालेख में देखने को मिलता है? तो वो 13वें शिलालेख में देखने को मिलता है। और इसके जो 14 शिलालेख है ना, 14, ठीक है, 14 जो शिलालेख हैं उनमें सबसे बड़ा शिलालेख आपका कौन सा है? तो ये 13वां शिलालेख है। ठीक है, 13वां ही शिलालेख सबसे बड़ा शिलालेख है। और इसी में क्या है? इसी में हमें इसके पड़ोसी राज्यों का वर्णन देखने को मिलता है। और अशोक का जो एक जनजाति थी जिसके क्या बोला गया? आटविक जनजाति, तो इससे इसने क्या किया था? संघर्ष किया था, यानी लड़ाई की थी। तो उसका भी वर्णन हमें कहां देखने को मिलता है? इसके 13वें शिलालेख में देखने को मिलता है। ठीक है, तो आपको बस इतने ही याद रखने हैं, आपकी परीक्षाओं में यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अब एक आपका कौन सा है? कौशांबी या प्रयाग स्तंभ लेख है। ठीक है, याद रखना, कौशांबी या प्रयाग स्तंभ लेख है। तो इसमें क्या बताया गया? इसमें देखो अशोक की जो सबसे प्रिय रानी है, क्या नाम है उसका? कारूबाकी। मैंने आपको बताया था कारूबाकी। तो कारूबाकी के दान का उल्लेख है। वो आपसे पूछता है कि जो अशोक की रानी थी कारूबाकी,
उसके दान का उल्लेख, ठीक है, कौन से स्तंभ लेख में देखने को मिलता है? तो कौशांबी या प्रयाग स्तंभ लेख में देखने को मिलता है। और साथ ही साथ एक बात और याद रखना कि इसकी जितनी भी रानियां हैं, ठीक है, इसकी जितनी भी रानियां थी उनमें से किसी का भी इसके अभिलेख में उल्लेख देखने को नहीं मिलता है। सिर्फ एक यही रानी है कारूबाकी, जिसका उल्लेख हमें कौशांबी और प्रयाग स्तंभ लेख में देखने को मिलता है। अब देखिए यहां पर मैंने कुछ शिलालेख लिखे हैं और इधर मैंने उनके प्राप्ति स्थल लिखे हैं, ठीक है। वो आपसे पूछता है सहबाजगढ़ी जो शिलालेख है आपका, या सहबाजगढ़ी जो अभिलेख है वो हमें कहां से प्राप्त हुआ है, ठीक है। मानसेरा कहां से प्राप्त हुआ है, कालसी कहां से प्राप्त हुआ है, गिरनार कहां से प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो मैंने हालांकि यहां पर शिलालेख डाल दिया है, लेकिन इसमें कुछ अभिलेख, इसमें कुछ आपके क्या है, स्तंभ लेख भी दिए हुए हैं, ठीक है, स्तंभ लेख भी दिए हुए हैं। तो आइए इन्हें देख लेते हैं। सहबाजगढ़ी है, ये भैया कहां से प्राप्त हुआ? तो देखो जिला नहीं पूछेगा इसका, तो सीधा सीधा याद रखना भैया कहां से, पाकिस्तान से प्राप्त हुआ। मानसेरा कहां से प्राप्त हुआ है? पाकिस्तान से प्राप्त हुआ है, ठीक है, मानसेरा भी पाकिस्तान से हुआ है, सहबाजगढ़ी भी हुआ है। कालसी, कालसी कहां से हुआ? तो उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड से प्राप्त हुआ है। गिरनार, गिरनार गुजरात, ठीक है, गुजरात के कहां, जूनागढ़ से प्राप्त हुआ है। धौली, धौली आपका कहां से प्राप्त हुआ भैया? उड़ीसा से प्राप्त हुआ है। और जौगढ़ ये आपका कहां से प्राप्त हुआ है? उड़ीसा से प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो उड़ीसा से आपके दो हो गए, कौन कौन से? धौली है और जौगढ़ है। धौली अगर आपसे जिला पूछ ले तो वो पुरी हो जाएगा, जौगढ़ का क्या हो जाएगा? गंजाम हो जाएगा। वैसे जिले आपसे पेट में तो नहीं पूछने वाला। अगर आप किसी और परीक्षा की तैयारी करते हैं, जैसे एसएससी वगैरह हो गया आपका, तब जिलों का भी थोड़ा सा भैया ध्यान रखना, पूछ लेता है आपसे। सोपारा, तो सोपारा कहां से हुआ है? महाराष्ट्र से हुआ आपका, ठीक है, महाराष्ट्र से हुआ है। और ऐरनगुड़ी, तो ऐरनगुड़ी कहां से हुआ है? आंध्र प्रदेश के कर्नूल से हुआ है। मास्की, मास्की आपका कर्नाटक से हुआ है। कर्नाटक का कौन सा जिला है? रायचूर है। गुर्जरा, तो गुर्जरा आपका मध्य प्रदेश दतिया से हुआ है। भाबरू, तो भाबरू आपका भैया कहां हुआ है? राजस्थान, राजस्थान का एक जिला है, क्या नाम है? विराटनगर, जो जयपुर प्रांत के अंतर्गत आता है। वहां से हमें कौन सा भैया प्राप्त हुआ है अभिलेख? भाबरू अभिलेख प्राप्त हुआ है। सहसराम, ये आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सहसराम ये कहां से प्राप्त हुआ है? हमारा शाहबाद, शाहबाद जिला है कहां का? बिहार का। वो आपसे पूछता है बिहार से अशोक का कौन सा लघु स्तंभ लेख प्राप्त हुआ है? तो वो सहसराम हुआ है, ठीक है, सहसराम हुआ है। नेत्तूर या नेत्तूर ये कहां से हुआ आपका? तो कर्नाटक के मैसूर से प्राप्त हुआ है। अहरोरा, तो इसका जिला याद रखना क्योंकि उत्तर प्रदेश का। अहरोरा कहां से प्राप्त हुआ? हमें मिर्जापुर से प्राप्त हुआ है। और मिर्जापुर कहां पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। कौशांबी आपका कहां से प्राप्त हुआ है? इलाहाबाद से प्राप्त हुआ है, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। सांची, तो सांची आपका मध्य प्रदेश से प्राप्त हुआ है, ठीक है, मध्य प्रदेश के रायसेन से। और सारनाथ, तो सारनाथ आपका कहां से प्राप्त हुआ है? यह हमें वाराणसी उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुआ है, ठीक है। अब ये भैया आपको याद ही करने हैं, एक दो बार देखोगे तभी आपको याद हो पाएंगे। आप इन्हें अच्छे से लिखना और एक दो बार इनका रिवीजन कर लेना। अब देखिए अशोककालीन प्रांत देख लेते हैं, यानी अशोक के समय इसका जो साम्राज्य है वो कितने प्रांतों में विभाजित था, ठीक है। तो इसके टोटल 5 प्रांत देखने को मिलते हैं हमें। कौन कौन से हैं? एक आपका उत्तरापथ है, अवंती है, कलिंग है, दक्षिणापथ है, और क्या है? प्राची। प्राची, प्राची क्या है? तो प्राची है आपका मध्य प्रदेश, ठीक है, मैं एमपी लिख देता हूं, मध्य प्रदेश। अशोक के समय से प्राची बोला जाता था। तो देखिए अगर आप ध्यान से देखें तो जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने भैया उनके राज्य में उत्तरापथ था, अवंती था, दक्षिणापथ था, प्राची था, लेकिन कलिंग नहीं था। कलिंग को किसने जीता था? तो मैंने आपको बताया कलिंग को अशोक ने जीता था, है ना, कलिंग को अशोक ने जीता था। तो अगर आप देखो इसके जो दादा हैं चंद्रगुप्त मौर्य, तो उनके पास कितने हैं? 4 प्रांत थे, लेकिन अशोक के पास क्या है? 5 प्रांत हो गए थे। इनकी राजधानी आपसे पूछ लेता है, उत्तरापथ की क्या है? तक्षशिला है आपकी, अवंती की क्या है? उज्जैनी है, कलिंग की तोसली है, ठीक है, कलिंग की पूछी हुई है पेट में, ठीक है, तोसली हो गई आपकी। दक्षिणापथ की क्या है? स्वर्णगिरी हो गई आपकी। और प्राची की क्या है भैया? पाटलिपुत्र है। तो इसी के साथ जो हमारा अशोक है, ठीक है, अशोक है वो भी कंप्लीट होता है, और साथ ही साथ आपका जो मौर्य वंश है ये भी पेट के लिए आपका कंप्लीट होता है। तो आई होप गाइस वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मैं नदीम लेता हूं आप सभी से विदा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।